अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मुत्तइस सवालात के जवाब में उसने बताया। वो औरत एक बार भी मुझसे नहीं मिली, बल्कि यूँ समझें कि इस दौरान में वो घर से बाहर निकली ही नहीं थी। तुम्हारे अंदर तो तजस्सुस बहुत ज़्यादा है, मैंने सरीना की आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हें यकीनन तशवीश हुई होगी कि आखिर वो औरत है कौन। तुमने चाची रहमत के घर जाकर उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं की? इन लोगों के घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता थानेदार साहब, इदरीस ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। क्यों क्यों सवाल पैदा नहीं होता? मैंने पूछा। कोई ख़ास वजह? हमारे गुआंढी बहुत झगड़ालू और फितनेबाज लोग हैं जनाब, इदरीस ने जवाब दिया। लड़ाई करने का कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। मैं आपको बताती हूँ जी, जरीना ने तवाना लहजे में कहा। ये जो जमीला है ना, ये बहुत ही सड़ेली औरत है। मेरे बच्चों से तो वो शदीद नफरत करती है। खुद तो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं, दूसरों के बच्चों को देखकर जलती है। मेरे बच्चे घर के बाहर खेलते हैं तो इसे तकलीफ, अपने घर के अंदर शोर मचाते हैं तो इसके सीने पर सांप लौट जाते हैं। डायन है, पूरी डायन। मेरे बच्चों को बद्दुआएं और गालियां देती रहती है, मनहूस मारी। जरीना, इदरीस ने तंबी करने वाले अंदाज में कहा। क्यों गुनाहगार होती हो जमीला की पीठ पीछे बुराई करके? नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है, और फिर किसी की बद्दुआओं से क्या होता है? गिद्धों की दुआओं से अगर डंगर मरने लगें तो फिर हो गया काम। चमार तो रातों रात अमीर हो जाएंगे। मुझे तो ये जमीला किसी चमार ही की औलाद लगती है, जरीना ने बरहमी से कहा। बुरी बात, इदरीस ने उसे दोबारा टोका। अपनी ज़बान गंदी न करो जरीना। वो मेरे कलेजे के टुकड़ों को बुरा भला कहे और मैं चुप बैठी तमाशा देखती रहूं? जरीना हाथ नचाते हुए बोली। बुरे को बुरा कहने से ज़बान गंदी नहीं होती। इस वक्त तो वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं कह रही ना, इदरीस ने कदरे सख्त लहजे में कहा। घर जाकर तुम अपने दिल का गुबार धो लेना, यहाँ थाने में तमाशा नहीं बनाओ। मैं चुपचाप बैठा इन मियाँ बीवी की नोक झोंक से महजूज हो रहा था, जरीना ने शिकायती लहजे में कहा। वहाँ भी तो तुम मुझे रोक लेते हो। वो जब भी मेरे बच्चों के खिलाफ बकवास शुरू करती है और मैं इसे मज़ा चखाने का इरादा करती हूँ तो तुम मुझे पकड़कर घर के अंदर ले जाते हो। दिल का गुबार क्या खाक निकालूंगी? अगर कोई बुरा है तो ज़रूरी नहीं होता कि इंसान खुद भी उसके साथ बुरा ही बन जाए, इदरीस ने समझाने वाले अंदाज में कहा। भौंकने वालों को भौंकना देना चाहिए और ये इत्मीनान रखना चाहिए कि वो काटेंगे नहीं। अगर भौंकने वाले की भूं भूं कानों को भली ना लग रही हो तो थोड़ी देर के लिए कान बंद कर लेना चाहिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हाँ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जरीना ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। जरीना की बनिस्बत इदरीस अमन पसंद और सुलहजू नजर आ रहा था। मैंने इनकी कचहरी ख़त्म कराने की गर्ज से कहा। मेरी मुखातिब इदरीस की बीवी थी। जरीना, क्या तुम लोग मुस्तकबिल करीब में वो घर छोड़कर कहीं और जा रहे हो? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोली। पर दिल तो ये चाहता है कि आज ही इस कमज़ाद जमीला का गवान छोड़कर इतनी दूर जा बसें कि इस कमीनी को छूने वाली हवा भी हम तक ना पहुंच सके। जरीना के अंदाज से यही जाहिर होता था कि जमीला की हरकतों ने उसका दिल पका दिया है। मेरा एक मुलाकाती ज़ाती तजुर्बा भी यही था कि जमीला गर्म मिजाज की एक चंट औरत थी, जिसकी आंखें हर वक्त हरकत में रहती थीं, जिसे वो बैक वक्त चारों जानिब की खबरगिरी कर रही हो। बस तो फिर ठीक है, मैंने जरीना की जानिब देखते हुए कहा। अगर अभी जमीला के पड़ोस में रहना तुम्हारी मजबूरी है तो अल्लाह जंगो जदल के बहुत से मौके देगा। वो अपनी आदत से बाज आने वाली नहीं। जब भी वो तुम्हारे बच्चों को डांट डपट शुरू करे तो तुम भी अल्लाह का नाम लेकर शुरू हो जाना। एक ही बार अपने दिल का सारा गुबार धो डालना। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने बारी बारी इन दोनों मियाँ बीवी की तरफ देखा और फिर कहा, फिलहाल हम लोग काम की बातें कर लेते हैं, ठीक है? जी जी बिल्कुल, इदरीस ने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। थानेदार साहब, आपको जो भी पूछना है बस जल्दी से पूछ लें ताकि हम वापस करम कोर्ट जा सकें, मैंने अपनी मेज़ की दराज खोलते हुए कहा। जरीना, तुमने तो इस अजनबी औरत को खूब अच्छी तरह देखा है। अगर वो दोबारा तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे पहचान लोगी? जी हाँ, क्यों नहीं, वो बड़े वसूख से बोली। इसका एक एक नक्श मेरे जहन में महफूज है जी। क्या इसकी तस्वीर देखकर भी तुम उसे पहचान सकती हो? मैंने दराज में से एक भूरा लिफाफा निकालते हुए इस्तफसार किया। जी ज़रूर, बहुत आसानी से।
वो बड़े वसूख से बोली। पोस्टमार्टम से पहले सरकारी फोटोग्राफर ने नामालूम औरत की लाश की चंद तस्वीर बना ली थीं, जिनमें से एक पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट के साथ मुझे भेज दी गई थी। मैंने भूरे लिफाफे में से मज़कूरा तस्वीर निकालकर जरीना की जानिब बढ़ाते हुए पूछा, इसके बारे में क्या कहती हो? उसने एक लम्हा तस्वीर को देखा, फिर बड़े एतमाद से बोली, जी बिल्कुल, ये वही औरत है जनाब, जिसे मैंने जमीला के घर में देखा था। वो लम्हे भर को रुकी, फिर उलझन ज़दा लहजे में बोली, इसने सफ़ेद चादर क्यों ओढ़ रखी है और ये सोई हुई क्यों है? क्या ये बीमार है? अब ये बदनसीब ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां ये कभी बीमार नहीं होगी। मैंने इंकिशाफ अंगेज़ अंदाज में कहा, ये पोस्टमार्टम से पहले ली गई इसकी तस्वीर है। ओह! इदरीस मेरे बात की तह में पहुंच गया था। उसने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, इसको क्या हादसा पेश आया है थानेदार साहब? लफ्ज़ हादसे पर जरीना के चेहरे पर तशवीश उभरी। उसने सरसराती हुई आवाज़ में मुझसे पूछा, क्या ये मर गई है? मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में इन मियाँ बीवी को सूरत हाल से आगाह किया। जीदा और मुश्ताका इस नामालूम खूबसूरत औरत को पेश आने वाले हादसे से कल ही बाखबर हो चुके थे। जरीना और इदरीस की लाइल्मी इस अमर की गम्माज़ थी कि जीदे ने इन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। इस बदनसीब की जान किसने ली है? जरीना ने मुझसे पूछा। मैं यही पता चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया, और इससे पहले ये भी मालूम करना है कि ये आखिर है कौन। मैं तो कहती हूँ जी, आप सिराजे को थाने में बंद करके पूछें, वो गहरी संजीदगी से बोली। वही इस औरत को कहीं से पकड़ कर लाया था। ज़रूर, मैं सिराजे से भी तफ्तीश करूँगा और उसकी बीवी और माँ से भी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अलबत्ता आप लोगों को एक काम करना है। आप हुक्म करें जी, कौन सा काम? इदरीस ने पूछा। मैंने इदरीस के सवाल का जवाब देने से पहले जीदे से सवाल किया, क्या करमकट के लोगों को इस बात का पता है कि तुम इन दोनों को लेकर मेरे पास आए हो? नहीं जनाब, इस बात को बिल्कुल खुफिया रखा गया है, वो गहरी संजीदगी से बोला। नंबरदार साहब के मशवरे पर इदरीस और उसकी घरवाली को चुपके से हवेली बुला लिया गया था। फिर वहाँ से मैं इन दोनों को लेकर आपके पास आया हूँ। इसका मतलब है कि चाची रहमते और जमीला को भी इनके बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने सवालिया नज़र से बारी बारी इन तीनों की तरफ देखा। जी बिल्कुल नहीं, जरीना बड़े वसूख से बोली। बस यही सूरत हाल बरकरार रहनी चाहिए, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम लोग जैसे चुपचाप आए हो वैसे ही खामोशी से वापस जाकर अपने अपने काम में लग जाओ। और जीदा तुम, मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद इजाफा किया, तुम ज़रा चाची रहमते पर भी नज़र रखना, ये लोग कहीं इधर उधर न हो जाएं। मैं आज किसी वक्त करमकोट के दौरे पर आ सकता हूँ। जी ज़रूर, वो फर्माबरदारी से बोला। मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा। मैंने थोड़ी देर के बाद मज़ीद हिदायत के साथ इन्हें थाने से रुखसत कर दिया और इस केस के नए नए पहलुओं पर गौर करने लगा। इस नामालूम औरत की शनाख्त का मामला अभी तक एक मुअम्मा बना हुआ था, ताहम एक वाज़ेह इशारा ये ज़रूर मिल गया था कि इस औरत के बारे में सबसे ज़्यादा सिराजुद्दीन उर्फ सिराजा ही जानता था। जरीना और इदरीस के बयानात की रोशनी में जमीला और चाची रहमते के झूठ का पोल खुल गया था। ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि उन्होंने किसी मकसद की खातिर ही झूठ बोला होगा, क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी कोई ना कोई ठोस वजह ज़रूर होती है और उमूमन अपने किसी जुर्म या संगीन गलती की पर्दापोशी के लिए उसे झूठ का सहारा लेना पड़ता है। नामालूम मकतूला औरत के हवाले से जमीला और चाची रहमते से मेरी जितनी भी गुफ्तगू हुई थी, इसमें यही वजह कार फरमा दिखाई देती थी। अब सवाल ये पैदा होता था कि उन्होंने नामालूम मकतूला के अपने यहाँ क़याम से इनकार क्यों किया। न सिर्फ उसके क़याम से इनकार किया, बल्कि वो तो इस बात पर भी बज़िद थी कि वो ऐसी किसी औरत को जानती तक नहीं। जबकि जरीना ने फ़ोटो देखकर न सिर्फ ये कि इस औरत को शनाख्त कर लिया था, बल्कि इस बात की तस्दीक भी की थी कि उसने पिछले दिनों इस औरत को अपने पड़ोस में देखा था। इसने चंद रोज़ वहाँ पर क़याम किया और फिर अचानक ही गायब हो गई। जरीना के एक और पॉइंट में भी अच्छी खासी जान थी। इसका फोकस इस बात पर था कि जमीला का शौहर सिराजा इस खूबसूरत औरत को कहीं से भगा कर लाया था, ताहम जमीला ने उसे घर में टिकने नहीं दिया और वो मंजर से आउट हो गई। ये नुक्ता खासा फिक्र अंगेज़ और हकीकत से करीब तर था। ऐन मुमकिन था कि सिराजा इस औरत को कहीं से बहला फुसला कर ले आया हो और उससे शादी वगैरह का इरादा रखता हो।
मगर जमीला ने इसकी दाल न गलने दी हो। मैंने जमीला के जो तेवर देखे थे, इनकी रोशनी में कहा जा सकता था कि वो तो सिराजा की भी दाल नहीं गलने देती होगी। अपनी होने वाली सौतन की दाल वो कैसे गलने दे सकती थी। बहरहाल इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए सिराजा से कड़ी पूछगछ करना ज़रूरी था और वो हाफिजाबाद गया हुआ था। ताहम जमीला के बयान की रोशनी में वो आजकल में वापस आने ही वाला था। गोया ये केस एक आध दिन में किसी किनारे लग ही जाना था। मैंने शाम से पहले करमकोट जाने का इरादा किया। जाने को तो मैं जीदा एंड कंपनी के साथ भी जा सकता था, मगर दरअसल मुझे एएसआई कदीर खान की वापसी का इंतज़ार था। वो वजीराबाद से वापस आ जाता तो सूरत हाल ज़्यादा खुलकर सामने आ जाती और मैं ज़्यादा आसानी के साथ पेशकदमी कर सकता था। दोपहर के बाद कदीर खान वजीराबाद से लौट आया और उसकी रिपोर्ट ने इस केस को हतमी शक्ल दे दी। एएसआई कदीर खान वजीराबाद जाकर आबदा और उसके शौहर जुबैर से मिला था। मैंने उसे जिन हिदायत की रोशनी में वजीराबाद रवाना किया था, उसके मुताबिक जब इन मियाँ बीवी से तफ्तीश की तो जरीना और इदरीस की बात बिल्कुल सच निकली। आबदा अपने शौहर से लड़ झगड़ कर वजीराबाद से आ गई थी और करमकोट में उसने एक हफ्ता क़याम भी किया था। बाद अज़ां जुबैर करमकोट आया था और रूठी हुई बीवी को मनाकर ले गया था, लेकिन ये 15-20 दिन पहले का किस्सा था। मुझे जिस नामालूम औरत की तलाश थी, वो 15-20 दिन पहले का किस्सा था। आबदा की रवानगी के बाद वो चाची रहमते के घर में आकर ठहरी थी। आबदा ने ऐसी किसी औरत की जानकारी से भी अपनी लाइल्मी का इजहार किया था। मलिक साहब, ये चाची रहमते झूठी और दगाबाज औरत है, कदीर खान ने गहरी संजीदगी से कहा। इसने किसी खास मकसद की खातिर जानबूझकर आपसे गलत बयानी की है। जुबैर की राय भी अपनी सास के बारे में अच्छी नहीं है। मेरा मशवरा है कि अगर चाची रहमते से कड़ी पूछताछ की जाए तो नामालूम मकतूला औरत के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल की जा सकती हैं। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ कदीर खान, मैंने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। सिर्फ चाची रहमते ही नहीं, इसके बेटे सिराजा और बहू जमीला से भी कड़ी तफ्तीश करने की ज़रूरत है, मगर करमकोट जाकर नहीं बल्कि अपने थाने की हवालात में। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए एएसआई को इस तफसील से आगाह कर दिया जो मुझे थोड़ी देर पहले जरीना और इदरीस की ज़बानी पता चली थी। आखिर में मैंने उससे पूछ लिया, जुबैर ने अपनी सास के बारे में क्या कहा है। जुबैर के मुताबिक चाची रहमते एक फितना परवर और घुन्नी औरत है, कदीर खान ने जवाब दिया। वो गाहे बगाहे अपनी बेटी के कान भरती रहती है। आबदा बुनियादी तौर पर एक अच्छी औरत है, मगर माँ की उल्टी सीधी पट्टियाँ उसका दिमाग ख़राब कर देती हैं। आखिरी बात तो हद ही हो गई थी। कैसी हद कदीर खान? एएसआई सांस हमवार करने के लिए रुका तो मैंने पूछ लिया। अब की बार जो आबदा मैके आई तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, कदीर खान वजाहत करते हुए बोला। चाची रहमते ने मुतालबा कर दिया था कि जुबैर आबदा को अपने वालिदैन के साथ ना रखे बल्कि उसे अलग घर लेकर दे। जुबैर ने मुझे बताया कि सास की तरफ से इस किस्म का मुतालबा सुनकर उसका तो दिमाग ही घूम गया था और गुस्से में आकर उसने भी कह दिया कि चाची, तुम अपनी बेटी को अपने पास ही रखो, मैं वापस जा रहा हूँ। मैं बीवी की खातिर अपने वालिदैन को नहीं छोड़ सकता। बोलो चाची, बेटी का घर उजाड़ना चाहती हो या इसे मेरे साथ वजीराबाद भेज रही हो। ये ऐसी नाजुक सूरत हाल थी कि चाची रहमते को पसपाई इख्तियार करना पड़ी और जुबैर आबदा को अपने साथ वजीराबाद ले गया। जुबैर की अपने साले सिराजा के बारे में क्या राय है? मैंने रवा रवी में पूछ लिया। वो सिराजे से नफरत करता है, कदीर खान ने जवाब दिया। इसके मुताबिक सिराजा कोई अच्छा आदमी नहीं, पता नहीं कैसे कैसे उल्टे सीधे धंधे करता रहता है। इसने ढके छुपे अल्फाज में इस बात का इजहार भी किया है कि सिराजा चोरी के डंगर इधर उधर करता रहता है, इसीलिए वो घर से 2-2, 3-3 दिन के लिए गायब भी रहता है। सिराजा हत्ते चढ़ेगा तो इस सूरमा को भी देख लेंगे, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अभी तो वो हाफिजाबाद गया हुआ है, इसकी वापसी तक हम करमकोट वाले मामले को देख लेते हैं। आपका क्या प्रोग्राम है मलिक साहब? एएसआई सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैं सिर्फ तुम्हारी वापसी का इंतज़ार कर रहा था, मैंने जवाब दिया। बस अब थोड़ी देर में मैं करमकोट के लिए रवाना हो रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया है कि चाची रहमते वगैरह से हवालात में पूछगछ की जाएगी। वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे तकने लगा। हाँ तो? मैंने उलझन ज़दा अंदाज में उसकी तरफ देखा।
जनाब, अगर इन्हें थाने में लाकर ही पूछगछ करना है तो फिर आप क्यों करम कोर्ट जाने की जहमत करते हैं? वो गहरी संजीदगी से बोला। मुझे हुक्म करें, मैं इन्हें पकड़कर ले आता हूँ। तुम अभी वजीराबाद से थके हुए आए हो, मैंने कहा। मलिक साहब, नौकरी की है तो थकावट कैसी? वो बड़ी सादगी से बोला। मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। अगर आप मुझे करम कोर्ट जाने की इजाज़त देंगे तो मुझे खुशी होगी। एएसआई ने लफ्ज़ खुशी इस तरह अदा किया था कि मैं चौंक उठा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, ये खुशी इन लोगों की गिरफ्तारी से होगी या कोई और मामला है कदीर खान? समझ लें कोई और मामला है, वो इज़्तिरारी अंदाज में बोला। ऐसे कैसे समझ लूँ कदीर खान? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा। जब तक तुम मुझे खुलकर नहीं बताओगे। उसने मुझे खुलकर बता दिया। कदीर खान के मुताबिक इसके घर वालों ने करमकोट की एक लड़की को इसके लिए पसंद कर लिया था। एक आध माह में मंगनी वगैरह भी होने वाली थी। लड़की वालों को तो ये पता था कि जिस शख्स से वो अपनी बेटी ब्याहने जा रहे हैं वो पुलिस में है, लेकिन इसके कारनामों की धूम अभी इन लोगों तक नहीं पहुंची थी। कदीर खान इस गिरफ्तारी वाले मामले को बड़े तुम-तराक के साथ निपटाना चाहता था, ताकि करमकोट वालों को पता चल जाए कि इनका होने वाला दामाद किस पाए का पुलिस वाला है। कदीर खान की ये ख्वाहिश पूरी करने में कोई हर्ज नहीं था, लिहाजा मैंने चाची रहमते एंड कंपनी की गिरफ्तारी के लिए इसे 2 कांस्टेबल्स की मईयत में करमकोट जाने की इजाज़त दे दी। मैंने राना नवाज के लिए एक रुका भी कदीर खान के हाथ भेज दिया था। इस रुके में मैंने नंबरदार साहब से एक खुसूसी दरख्वास्त की थी, जिसकी रोशनी में कदीर खान की ख्वाहिश पूरी धूमधाम के साथ की जा सकती थी। 8 नवंबर की सुबह जब मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक खुशखबरी मेरी मुंतज़िर थी। जुम्मा खान ने आकर बताया कि हवालाती तैयार हैं। हवलदार जुम्मा खान ने लफ्ज़ तैयार पर खुसूसी जोर डाला था और हवालातियों से उसकी मुराद रहमतें और उसकी बहू जमीला थी। गुज़िश्ता रात एएसआई कदीर खान इन दोनों चालबाज औरतों को गिरफ्तार करके करमकोट से थाने ले आया था। मेरी पूछताछ पर जब उन्होंने दोबारा चलतरबाजी दिखाना शुरू की तो मैं इन्हें हवलदार जुम्मा खान के हवाले करके अपने सरकारी क्वार्टर में आ गया था। इस हवालगी का सीधा सीधा मतलब ये था कि इन औरतों की ज़बानों की टेढ़ को सीधा करना था, और जुम्मा खान ने अभी इसी हवाले से खुशखबरी सुनाई थी, जिसका मतलब ये था कि वो दोनों सच बोलने के लिए तैयार हो गई हैं। ठीक है, मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा, इन्हें मेरे पास ले आओ। हवलदार मुझे सलाम करके वापस चला गया। रात कदीर ने वापसी पर मुझे बताया था कि जब वो 2 कांस्टेबल्स और राना नवाज के खास बंदे जावेद उर्फ जीदा के हमरा चाची रहमते के घर पहुंचा था तो इन दोनों औरतों ने गिरफ्तारी देने से पहले अच्छा खासा हंगामा कर दिया था। उन्होंने चीख चीख कर पूरे पिंड को अपने घर के सामने इकट्ठा कर लिया था कि पुलिस इनके साथ ज्यादती कर रही है। इस मौके पर कदीर खान ने हीरोशिप का मुजाहरा करते हुए बड़े रंग ढंग और शान बान से गांव वालों को बताया था कि ये दोनों औरतें एक खूबसूरत नामालूम औरत के कत्ल के हवाले से पुलिस को मतलूब हैं। गांव वालों में से अक्सर लोगों को कदीर खान की आइंदा हैसियत का इल्म था, लिहाजा उन्होंने कदीर खान की हौसला अफजाई की थी। गांव में जमीला और चाची रहमते के हवाले से लड़ाका औरतों का तस्वुर पाया जाता था। खुसूसन सिराजे को अक्सर करमकोटी उसकी हरकतों की वजह से सख्त नापसंद करते थे। थोड़ी ही देर के बाद जमीला और चाची रहमते को मेरे सामने हाजिर कर दिया गया। मैंने इन्हें बैठने के लिए कहा और इन्हें पेश करने वाले कांस्टेबल को वापस जाने का इशारा कर दिया। अगरचे मैं मुजरिमों और कानून की आंखों में धूल झोंकने वाले अफराद को अपने सामने बैठने की कभी इजाज़त नहीं देता, ताहम लेडीज़ के हवाले से मैंने हमेशा अपने रवैये में लचक का मुजाहरा किया था। मैंने अपने सामने बैठी इन सास बहू को तेज़ नज़र से घूरकर देख ही रहा था कि जमीला ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, थानेदार साहब, आपके लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। ज़्यादती के लफ्ज़ और जमीला की अदायगी पर मैं बुरी तरह चौंका और बारी बारी इन दोनों के चेहरों के तासुरात का जायज़ा लेते हुए इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया, कैसी ज़्यादती? वो जी, जमीला वजाहत करते हुए बोली, उन्होंने हमारी ज़बान खुलवाने के लिए हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, हम आपको बता नहीं सकते। मैंने एक गहरी इत्मीनान बख्श सांस खारिज की और कहा, बताएं बताएं, मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो बयान नहीं किया जा सकता? आपका ये मुच्छल हवलदार हमें ज़बरदस्ती पानी पीने पे मजबूर करता रहा। चाची रहमतें नफरत भरे अंदाज में हवलदार जुम्मा खान का जिक्र करते हुए बोली, हम इसके कहने पर गिलास भर भर कर पानी पीती रहीं। हमें पता नहीं था कि ये मर जाना इसके बाद हमारे साथ क्या सलूक करने वाला है। जब पानी पी पी के हमारी हालत ख़राब हो गई तो क्या? मैंने बात की तह में पहुँचते हुए पूछा। इसके आगे तू बता जमीला।
चाची रहमतें अजीब से लहजे में बोली। आगे बताने को रह ही क्या गया है जी, जमीला बरहमी का इजहार करते हुए बोली। जब हमारे मसाने फटने को थे और हमें बहुत शिद्दत से पेशाब की हाजत हो रही थी तो इस मर्दूद हवलदार ने कहा कि अगर हम सब कुछ सच सच बता दें तो वो हमें पेशाब करने जाने देगा, वरना हम इधर ही हवालात ही में। वो बोलते बोलते रुकी और खिफ़त भरी नज़र से मुझे देखने लगी। तो तुम लोगों ने ज़बान खोलने को तरजीह दी? मैंने मायनाखेज अंदाज में मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया। आप हमारी बेबसी पर हंस रहे हैं? वो गुस्से से बोली। आपको शर्म आनी चाहिए थानेदार साहब, हम औरतें हैं, अगर जबान न खोलती तो क्या उधर हवालात ही में आपके मुस्टंडे हवलदार के सामने अपने कपड़े खराब कर लेती? हमें नहीं पता था कि पुलिस वाले इतने बेहया होते हैं, चाची रहमतें बिगड़े हुए लहजे में बोली। मैं तो तुम्हें थानेदार पुत्र कहती रही और तुम्हारे हवलदार ने हमारे साथ ये सलूक किया है। इन दोनों औरतों की शिकायत एक हवाले से दुरुस्त थी, मगर हम पुलिस वालों की तफ्तीश की बाज़ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि हमें इख्तियार करना ही पड़ती हैं। जिस शख्स पर हमें शक हो जाता है उसकी ज़बान खुलवाने के लिए हमें बाज़ पेचीदा, पुरतशद्दुद और इखलाक से गिरे हुए तरीके भी अपनाना पड़ते हैं, वरना मुजरिम इतने मासूम और शराफत के अलंबरदार नहीं होते कि हमारे एक सवाल पर वो दस्त बस्ता खड़े होकर अपने जुर्म का इकरार कर लें। ताहम दूसरे थानेदारों की बनिस्बत मैं ख़वातीन के साथ कदरे नरमी का बर्ताव किया करता था। बाज़ थानेदार तो औरतों की ज़बान खुलवाने के लिए चूहे डालकर इनके पांचे बांधने की धमकी भी दिया करते हैं। तुम्हारी शिकायत पर मैं मुच्छल हवलदार की खाल खींच लेता अगर तुम लोग मेरी बात को संजीदगी से ले लेती। मैंने बारी बारी दोनों की आंखों में देखते हुए कहा। याद है ना, मैंने परसों तुम्हारे घर में बैठकर क्या कहा था? मैंने ठोस अल्फाज में तुम दोनों पर वाज़े कर दिया था कि अगर तुम्हारी कोई भी बात झूठ निकली तो थाने में बंद करके तुम्हारे साथ वो सलूक करूँगा कि सारी उम्र याद रखोगी। वो तो अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने शराफत से ज़बान खोल दी, वरना मेरा हवलदार इतना आगे जा सकता था जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती हो। एक रात हवालात में गुजारने और खातिर मदारात कराने के बाद इनकी सारी होशियारी, चालाकी और चलत तरबाजी धुआं बनकर इनकी नाक के रास्ते निकल चुकी थी। अब इनमें जो इक्का दुक्का बल नजर आ रहे थे ये रस्सी जल जाने के बाद की कैफियत थी। अब इनकी तनफन गायब हो चुकी थी और वो खौफजदा चेहरों और सरासीमा नज़र से मुझे देख रही थी। मैंने मकतूला नामालूम औरत की तस्वीर जमीला की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, यही औरत चंद दिन के लिए तुम्हारे घर में ठहरी थी ना? जज जी, वो लकनतज़दा आवाज़ में बोली, ठहरी थी। फिर इस रोज़ तुम दोनों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। चाची रहमतें ने नहीफ आवाज़ में जवाब दिया, वो जी, बस पुलिस की पूछ परतीत की वजह से हमें गलत बयानी करना पड़ी थी। हम बैठे बिठाए किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। तुम लोगों ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जो पुलिस के सवाल जवाब से तुम्हें डर लग रहा था? मैंने सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। हमने कोई जुर्म नहीं किया है थानेदार जी, जमीला मिन्नत रेस लहजे में बोली। सिराजा ने हाफिजाबाद जाते हुए सख्ती से हमें ताकीद की थी कि पुलिस इधर आकर कुछ पड़ताल करे तो तुम्हें इस औरत के बारे में कुछ नहीं बताना। तो इसका मतलब यह है कि सिराजे को इस बात का पता था कि पुलिस इस औरत के हक में तफ्तीश करते हुए तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा सकती है? मैंने टटोलती हुई नज़र से जमीला को देखा। पता नहीं जी, इसके जहन में क्या था? वो सादा से लहजे में बोली। इसने हाफिजाबाद जाते हुए हमसे जो कहा हमने वही किया था जी। एक लम्हे के लिए मुझे शक हुआ कि सिराजे को इस बात की खबर हो गई थी कि इस औरत की लाश दरिया में से दरियाफ्त हो चुकी है, जब ही वो सुबह सुबह इस दिन हाफिजाबाद के लिए रवाना हो गया था। इस ख्याल की तस्दीक के लिए मैंने जमीला से सवाल किया, सिराजा इसी दिन हाफिजाबाद गया है ना, जिस रोज़ हम तुम्हारे घर आए थे? जी, इसी सुबह, वो जल्दी से बोली। और ये भी सच है कि सिराजा ही इस औरत को कहीं से लेकर आया था? मैंने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए पूछा। बताओ, वो बदकिस्मत खूबसूरत औरत कौन थी और सिराजा किस मकसद से इसे कहाँ से भगा कर लाया था? लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस ली, फिर इसे चेक करने की खातिर अंधेरे में एक तीर छोड़ा। जमीला, मैंने सुना है कि सिराजा इस औरत से शादी करना चाहता था, मगर तुमने रोला डाल दिया और मजबूरन वो घर छोड़कर कहीं गायब हो गई थी। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो औरत सिराजा ही के साथ आई थी, जमीला इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। लेकिन ये बात गलत है कि मैंने घर में कोई रोला डाल दिया था। झूठ क्यों बोलती है जमीला?
चाची रहमतें चमक कर बोली, जो सच है वो थानेदार को बता, वरना ये लोग दोबारा हमें पानी पिला पिला के मार डालेंगे। चाची रहमतें की बात से ये तो वाज़ेह हो गया था कि जमीला ने जवाब देते हुए कोई गड़बड़ कर दी थी। मैंने खा जाने वाली नज़र से घूर कर इस तेज़ व तर्रार औरत की जानिब देखा, फिर इसकी सास की जानिब मुतवज्जा हो गया। चाची, मैं तुम्हारी बहू की बात पर भरोसा नहीं कर सकता, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। जो सच है वो तू अपनी ज़बान से बता दे। पुत्र थानेदार, वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोली, सच्ची बात यह है कि शकीला सिराज को लाला मूसा के रेलवे स्टेशन से मिली थी। शकीला? कौन शकीला? मैंने चौंक कर चाची रहमतें की तरफ देखा। वही औरत जिसकी वजह से ये सारा पुआड़ा पड़ा हुआ है। चाची रहमतें बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, आपको बताया है ना, सिराजा डंगर की खरीद व फरोख्त का काम करता है, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पर उसका जाना आना लगा रहता है। एक दिन वो लाला मूसा के स्टेशन से ट्रेन में बैठकर वजीराबाद की तरफ आने वाला था कि प्लेटफॉर्म पर शकीला से उसकी मुलाकात हो गई। थोड़ी देर को रुककर उसने एक बोझल सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, सिराजे का हर किस्म के बंदों से मिलना जुलना रहता है। ये बंदे को देखकर एक ही नज़र में पहचान लेता है कि इसके साथ किस किस्म का मामला है। शकीला पर निगाह पड़ते ही वो समझ गया कि ये लड़की घर से भागी हुई है। सिराजे ने किसी तरह बहला फुसलाकर शकीला से इसके दिल का हाल मालूम कर लिया और उसे अपने साथ घर ले आया। बस ये बात है जनाब। बस इतनी सी बात नहीं है चाची, जमीला जले कटे अंदाज में बोली। ये ठीक है कि शकीला अपने घर से भागी हुई लड़की थी और सिराजा हमदर्दी के दो बोल बोलकर उसे अपने साथ ले आया था, मगर घर लाते ही इसकी नीयत खराब हो गई थी इस गोरी चिट्टी औरत पर। ए जमीला, बकवास नहीं कर, चाची रहमतें ने बरहमी से कहा। सिराजे की नीयत को खराब क्यों कह रही हो? वो तो इससे निकाह करना चाहता था। सिराजा मर्द है और मर्द तो एक से ज़्यादा शादियां करते ही हैं। चाची, खुदा का खौफ कर, जमीला ने कड़वे लहजे में कहा। सच यही है कि सिराजा इस औरत पर अपनी नीयत खराब कर चुका था और इसे घर में डालकर रखना चाहता था। जब मैंने शोर मचाया तो वो शादी की बातें करने लगा। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, थानेदार जी, ये ठीक है कि सिराजा ने मेरे वावेला मचाने के बाद दूसरी शादी वाली बात निकाली थी, वरना वो तो उसे ऐसे ही घर में डालकर रखना चाहता था। और ये भी सच है कि मैंने सिराजा की दूसरी शादी वाली बात पर भी बहुत खप डाली थी और साफ साफ कह दिया था कि शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम दोनों में से कोई एक इस घर में रहेगी। अगर सिराजे को इस औरत से निकाह करना है तो मुझे फारिग कर दे।